साथियों नमस्कार। मेरे YouTube वाहिनी अनंत श्री में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हम ध्वनि परिवर्तन के नियमों को लेकर के चर्चा कर रहे हैं। कल हमने ग्रिम नियम को विस्तार से पढ़ा था। आज हम ध्वनि परिवर्तन के ग्रासमान के नियम को विस्तार से पढ़ेंगे। इससे पूर्व कुछ बात मैं आपसे करना चाहता हूँ ध्वनि विज्ञान को लेकर के कि ध्वनि विज्ञान क्या है। तो ध्वनि विज्ञान जो भाषा शास्त्र है या भाषा विज्ञान है, उसका बहुत महत्वपूर्ण अंग है। और अंग्रेजी भाषा में इस भाषा शास्त्र के लिए या ध्वनि विज्ञान के लिए फोनोलॉजी या फोनेटिक्स, ये दो शब्द प्रचलित हैं। और दोनों शब्दों का संबंध ग्रीक भाषा के फ़ोन शब्द से है। और फ़ोन शब्द का अर्थ होता है, जो कि ग्रीक भाषा का शब्द है, उसका अर्थ होता है ध्वनि। और यह शब्द जो फ़ोन शब्द है, ये संस्कृत भाषा के भण धातु से निष्पन्न होता है और इसी धातु का परिवर्तित रूप है। क्योंकि ग्रीक में जो ग्रीक भाषा होती है उसमें संस्कृत के चतुर्थ वर्ण का द्वितीय वर्ण हो जाता है। अतः यहाँ पर जो भय का क्या हो गया, फ। तो दोनों का अर्थ ध्वनि विज्ञान ही है, चाहे वो फोनोलॉजी हो चाहे फोनेटिक्स हो। दोनों ही शब्द जो हैं, फ़ोन जो कि ग्रीक भाषा का शब्द है उससे निष्पन्न हुए हैं। थोड़ा सा इनमें अंतर है, यद्यपि समानार्थक हैं फिर भी इनमें थोड़ा सा अंतर हो जाता है। फोनोलॉजी जो शब्द है वो थोड़ा फोनेटिक्स से ज़्यादा व्यापक है, ज़्यादा विस्तृत है। उसका प्रयोग व्यापक स्तर पर किया जाता है। और फोनेटिक्स को जो है हमने ध्वनि शास्त्र या स्वानिकी या ध्वनि शिक्षा या फोनेमिक्स या स्वनिम विज्ञान, इसके अंतर्गत हमने इसको समाविष्ट किया है। फोनेटिक्स में मुख्य रूप से ध्वनि शिक्षा, ध्वनि की परिभाषा, भाषा की विविध ध्वनियाँ, वाग्यंत्र, ध्वनियों का वर्गीकरण, ध्वनि गुण, ध्वनि की उत्पत्ति और ध्वनि का श्रोता तक पहुँचना, श्रवण और ग्रहण आदि का इसमें विचार किया जाता है। साथियों, हम जानते हैं कि संस्कृत भाषा में जो वेद हैं, उन वेदों के 6 अंग माने गए हैं। उन्हीं 6 अंगों में शिक्षा को भी एक अंग माना गया है। और इसी को लेकर के चाहे वो पाणिनीय शिक्षा हो, चाहे वो जो है नारदीय शिक्षा हो, ये शिक्षा ग्रंथ भी हमें कहीं ना कहीं प्रातिशाख्य ग्रंथों में या शिक्षा ग्रंथों में या व्याकरण आदि में भी ध्वनि शिक्षा पर बहुत गहन मनन और चिंतन और बहुत अधिक विस्तृत वर्णन मिलता है। तो इसी आधार पर ध्वनि विज्ञान के विषय में अध्ययन करना, इसके बारे में जानना अपरिहार्य हो जाता है। इसी कड़ी में हमने कल ग्रिम नियम को विस्तार से पढ़ा था। आज हम ग्रासमान नियम को पढ़ेंगे। तो हेरमान ग्रासमान जो है ये जर्मन के विद्वान थे और इन्होंने ग्रिम नियम को संशोधित किया। उसमें इनको कुछ जो परिवर्तन करना था वो परिवर्तन इन्होंने इसमें किया। और इसमें इन्होंने जो ग्रिम महोदय के द्वारा जो कुछ त्रुटियां रह गई होंगी उनको इन्होंने निराकृत करते हुए कुछ उदाहरण भी इन्होंने दिए। और उन्होंने ये भी कहा, इन्होंने जो ग्रासमान महोदय हैं, इन्होंने कहा कि भैया जो ब को प और द को त होना चाहिए था ग्रिम नियम के अनुसार, लेकिन गाथिक जो भाषा है उसमें जो है ब और द ये दो ही मिलते हैं। ऐसा इन्होंने अपने मत को इन्होंने प्रकट किया। तो उस आधार पर जो ग्रासमान है, ग्रासमान महोदय हैं, इन्होंने संस्कृत और ग्रीक भाषाओं की परीक्षा करने पर इन्होंने ये पता लगाया, ये सिद्ध किया कि संस्कृत और ग्रीक भाषाओं में 2 अव्यवहित सूक्ष्म ध्वनियों में से एक प्रथम जो ऊष्म ध्वनि है, अर्थात
दो महाप्राण ध्वनियों में से जो एक महाप्राण की ध्वनि है, जिसके बाद में ह ऐसा अंत में सुनाई पड़ता है, वो निकल जाती है, और द्वितीय वर्ण में जो ऊष्म ध्वनि निकलती है वहाँ पर जो है प्रथम वर्ण में ऊष्म ध्वनि आ जाती है। अर्थात वह जो महाप्राण है, एक महाप्राण जो है उसमें उसका परिवर्तन हो जाता है, ऐसा इन्होंने अपने इस मंतव्य में कहा। और इसी आधार पर ये कल्पना की गई कि जो मूल भारोपीय भाषा है संस्कृत भाषा, और उन भारोपीय भाषा में जो दो अक्षरों वाली ऐसी धातुएं जिनमें दो महाप्राण की ध्वनियाँ थीं, उनमें से साधारणतया प्रथम जो ऊष्म ध्वनि अर्थात है की ध्वनि निकल जाती थी, और द्वितीय वर्ण से ऊष्म ध्वनि निकलने पर वह प्रथम वर्ण में पुनः आ जाती थी, ऐसा इन्होंने प्रतिपादित किया। अब आप जो है बोर्ड पर लिखे हुए के आधार पर देखेंगे कि किस प्रकार से इसमें जो है वो परिवर्तन मिलता है। ये जो आप देख पा रहे हैं इसमें ग्रासमान नियम है। इस ग्रासमान नियम में संस्कृत और गाथिक दो उदाहरण इसमें ये जो ब और प, ब जो परिवर्तित हो रहा है पै में, और वो जो है बै का बई, और द और तय द, जैसे बोधती ऐसा जो रूप है उसमें गाथिक में जो है ब ही दिखाई पड़ता है और दही दिखाई पड़ता है, दभ और बोधती। ऐसे ही जो है धा धातु है तो दधामी, ध धामी, यहाँ पर जो है ध और धा धातु है तो ध धामी दधामी, उसको जो है दधामी कर दिया। पहले जो ध को द हुआ और फिर है कि इसमें से ध्वनि हट गई, तो ये क्या बन गया दधामी। ऐसे भ्री धातु से बना भभार, भभार जब बना तब वो जो परिवर्तित होकर के भय को ब हो गया तो बभार ऐसा रूप बना, इसमें भी है की ध्वनि हट गई। ऐसे ही जो है बुध धातु से भूत, बुधौ और भुत्सु, ये जो है इसमें हम देखेंगे तो बुधौ में पहले वर्ण से ऊष्म ध्वनि हटी, ये जो बुधौ है इसमें से ऊष्म ध्वनि हटी, और फिर भूत भुत्सु में द्वितीय वर्ण से ऊष्म वर्ण की ध्वनि हटी, अतः ब को भ हो गया, अतः मूल धातु इसमें बुध है, मूल धातु इसमें बुध है। ऐसे जो है ये जो दूह है मूल धातु इसमें दुघ है, मूल धातु इसमें दुघ है, और इसी से धुक, दुहौ, दुग्भ्याम और धुक्षु, ऐसे जो है चार उदाहरण अपने देखे हैं। तो बुध में बूध, ये जो ब है इस ब के स्थान पर जो है ब हो गया, तो ब जो है बुध धातु से ग्रीम नियम के अनुसार ब होने से जो है, इसी प्रकार मूल धातु जो है इसमें धब है उससे दब हो गया, और गाथिक में द और द होने से इनमें परिवर्तन हो गया। तो ग्रीक भाषा में प्रायः ऐसे उदाहरण मिलते हैं। इसी क्रम में जो आपके सामने तीसरा नियम है भाषा ध्वनि परिवर्तन का, वर्नर नियम। इस नियम को प्रतिपादित किया कार्ल वर्नर ने 1846 में। ये भी एक तरह से जर्मन भाषा शास्त्री थे, इन्होंने भी ग्रीम नियम का संशोधन किया। तो देखा जाए तो ग्रासमान ने भी और वर्नर ने, दोनों ने ही जो है ग्रीम नियम का ही संशोधन किया है। तो ये भी कहते हैं कि ग्रीम नियम के अनुसार जो कुछ अपवाद इस नियम में रह गए थे उनके विषय में वर्नर ने ज्ञात किया कि जो
ग्रीस नियम का आधार था वो था एक्सेंट, अर्थात उदात्त स्वर था। तो वर्नर का नियम ये निकला कि मूल भारोपीय भाषा के शब्दों के क त प को जर्मानिक भाषाओं में ह थ फ तभी होता है जब मूल भाषा में अव्यवहित पूर्व कोई उदात्त स्वर अर्थात एक्सेंट होता है। यदि उदात्त स्वर क त प के बाद होगा तो उसके स्थान पर क्रमशः ग द ब होते हैं। तो इनका जो नियम है, उदात्त स्वर अगर क त प के बाद होगा तो उनके स्थान पर ग द ब होते हैं। और इसका जो चिन्ह है वो तिरछी लकीर के द्वारा ये चिन्ह बताया गया है, इसके द्वारा इस चिन्ह को बताया गया है। इसमें जो है संस्कृत शब्द है युवक, तो क है, तो क के बाद में क के जो है क के बाद में उदात्त जो है, इसमें उदात्त स्वर जो है क त प के बाद होगा। तो ये जो है यहाँ पर लैटिन भाषा में शब्द है जोएनकस, और गाथिक में हो गया जक्स, और अंग्रेजी में बन गया यंग। तो यहाँ पर क की जो ध्वनि थी वो किस में परिवर्तित हो गई? ग में। ऐसे जो है कैंटम लैटिन भाषा का शब्द है, शतम जो है अपना संस्कृत शब्द है शत, और ये जो उदात हो गया तो कैंटम को गाथिक में कर दिया हमने हंड, और अंग्रेजी में बन गया हंड्रेड। तो इसमें क्या हुआ? त के स्थान पर डी हो गया, त था वहां पर द हो गया। ऐसे ही जो है सप्तन, ये संस्कृत शब्द है, यहाँ पर यह आपका बन गया सेप्टेम। सेप्टेम को गाथिक में हमने कहा सिबन, सिबन गाथिक में, और उसके बाद में अंग्रेजी में सेवन। तो यहाँ पर परिवर्तन किसका हुआ? ब और प के स्थान पर ब। तो इस प्रकार से वर्नर महोदय के जो नियम है उस नियम के अनुसार ये परिवर्तन इनमें हो गया। इन दोनों ही नियमों को या तीनों ही नियमों को अगर संक्षेप में हम याद करना चाहें, देखना चाहें, तो एक श्लोक है, वो श्लोक यहाँ लिखा गया है। उसी श्लोक का वाचन मैं करके आपके सामने बता रहा हूँ, उसका अर्थ भी बता रहा हूँ। मूल भाषा सुसंबद्धाः ग्रीम ग्रासमान वर्णराः वर्णानां परिवृत्तेव प्रसिद्धिं परमां गताः। कि मूल भाषा संस्कृत भाषा, उससे सुसंबद्ध जितने भी नियम हैं हमारी संस्कृत भाषा से संबद्ध ही नियम हैं, और इन तीन महाशयों ने इन नियमों को प्रतिपादित किया जिनसे कि प्रसिद्ध हुए। इन्हीं के नाम से ध्वनि परिवर्तन के नियम हैं। तो ग्रिम, ग्रासमान और वर्नर। क्या होता है साहब वर्नर के नियम में? क त पा ह थ फाह संतु, क त पा ह थ फाह संतु, घ ध भा ग द बास तथा। ये जो क त पा ह थ फा, इनके स्थान पे घ ध भा ग द बा ये हो जाएगा। फिर कहा ग द बाह क त पाह संतु ग्रीमाखे नियमे सती। जो ग द बा हैं इनके स्थान पे क त पाह ये हो जाएंगे। ऐसा जो है ग्रीम नियम में बताया है। तो जो 9 अक्षर थे, 9 व्यंजन थे जिनमें परिवर्तन हुआ था, वो सारे विषय इस पर समाहित हो गए, किस अक्षर पे स्थान पर क्या हो रहा है। फिर कहा कि ग्रासमान में क्या होता है? कहा महाप्राण द्वयी युक्ताः द्व्यक्षरा मूल धातवः। कि महाप्राण से युक्त जो 2 धातुएं हैं, 2 अक्षरों की जो मूल धातुएं हैं, उनमें कहा महाप्राणाद्य नाशः स्यात् ग्रासमान विधो स्मृते। जो एक महाप्राण है हकार, वो जो है उसका परिवर्तन इसमें हो करके, और फिर जो परिवर्तन आपने ऊपर देखा वो परिवर्तन इस ग्रासमान नियम में हो जाता है। फिर कहा वर्णर नियम में क्या होगा? पूर्व मुद्दात योगे तु ग्रीमाख्यो नियमो भवेत। अगर पूर्व उदात्त है तो जो ग्रीम महोदय का नियम है उसके अनुसार जो परिवर्तन होना था, क त प के बाद में क्रमशः ग द ब हो जाएगा, क त प ग द ब। तो कहा पूर्व मुद्दात योगे तु ग्रीमाख्यो नियमो भवेत
अन्यथा द्विपदा वृत्ति वर्णरे नियमे सती। तो इस प्रकार से इन्होंने वर्णर, ग्रासमान और ग्रीम इन 3 नियमों का प्रतिपादन किया। और इस नियम के प्रतिपादन के साथ ही ये जो आपका विषय है ध्वनि परिवर्तन के 3 नियम जो प्रमुख रूप से परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, वो नियम मैं समझता हूँ समझ गए होंगे आप। इन नियमों के बाद में अर्थ परिवर्तन के क्या नियम हैं वो भी हम पढ़ेंगे। भाषा विज्ञान बहुत विस्तृत ग्रंथ है और बहुत विस्तृत इसके विषय हैं। देखा जाए तो साल भर हम इसको पढ़ते रह सकते हैं, इतना विस्तृत विषय है। फिर भी आप लोगों की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए इस विषय को बहुत संक्षेप में मैं यहाँ पर लेकर के आता हूँ। और मेरी कोशिश ये रहती है कि ये विषय आप लोगों के लिए अधिक से अधिक उपादेय हो। और मुझे आज बड़ी प्रसन्नता है कि मेरे विद्यार्थियों ने मुझे ये बताया कि सर जो भाषा विज्ञान का आपने विषय बताया था, पढ़ाया था, उसी में से आज जो है जो परीक्षा हुई है सेट की स्लेट, हाँ जो एग्ज़ाम हुआ है स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है, उसमें भाषा विज्ञान से लगभग 9-10 प्रश्न आए हैं। और वो सारे प्रश्न हमने यहाँ हमारी कक्षाओं में विस्तार से पढ़े हैं। तो इसलिए मुझे खुशी है और आपको भी खुशी होनी चाहिए कि बहुत कम समय में इस वीडियो को देख करके आपको ये सब हल करने का और समझने का अवसर मिल जाता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। आप इसको पूरा सुनते हैं, इसको देखते हैं, और भी कोई सुझाव हो तो आप मुझे बता सकते हैं। मेरा पहला और अंतिम लक्ष्य यही है कि मेरे संस्कृत के विद्यार्थियों के साथ साथ जो भी संस्कृत प्रेमी हैं या भाषा को जानना चाहता है, वह इस YouTube के चैनल जो मैंने बना रखा अनंत श्री, इस पर आ सकता है। उसका हार्दिक स्वागत है। और वह अपने जो मित्र हैं उनको भी इसको शेयर कर सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम, जय हिंद।